हेलो दोस्तों, आपका बेसिक इंग्लिश पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। यानी कि जब इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जब हम बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सर्वप्रथम जो एंग्लो सेक्सन एज है, कौन सा? एंग्लो सेक्सन एज। एंग्लो सेक्सन एज इन्वेडर्स इन 5th सेंचुरी। यानी कि जो एंग्लो सेक्सन एज है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं शताब्दी में हुई थी। आर कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, जिसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो बियोफोल्फ, यानी कि बियोफोल्फ इज द मोस्ट फेमस वर्क इन ओल्ड इंग्लिश। पूछे कि तुमसे एंग्लो सेक्सन एज या ओल्ड इंग्लिश एज, यानी कि एंग्लो सेक्सन एज और ओल्ड इंग्लिश एज का मोस्ट फेमस वर्क कौन सा है? तो वो कौन सा है? बियोवल्फ है। कौन सा है? बियोवल्फ। यानी कि ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन एज का जो फेमस जो वर्क है वो कौन सा है? बियोवल्फ है। आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं पहला हमारा है एंग्लो सेक्सन एज। कौन सा? एंग्लो सेक्सन एज। एंग्लो सेक्सन एज है, जो एंग्लो सेक्सन एज है इसकी शुरुआत 500 से 1066 माना जाता है, या 450 से 1066 के मान में माना जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 5वीं शताब्दी में। यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश है इसे किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो सेक्सन एज को ओल्ड इंग्लिश पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब इसमें बात होती है तो 1066 ईस्वी है। यानी कि 1066 में द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स युद्ध हुआ था। यानी कि कौन सा? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स युद्ध हुआ था। उसमें जो जीतने वाले थे, जो कॉन्क्वेस्ट थे, वो कौन थे? नॉर्मन जाति के लोग थे। कौन थे? नॉर्मन जाति के लोग थे। अब बात आती है कि यहाँ पर एंग्लो सेक्सन एज का फेमस वर्क कौन सा है? बियोवल्फ है। कौन सा? बियोवल्फ है। आगे देखते हैं। एंग्लो नॉर्मन दूसरा है एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन की शुरुआत 1066 से 1340 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1066 से 1340 ईस्वी में होती है। इसमें बात करें तो इसमें वही बात है, एंग्लो नॉर्मन कौन थे? यानी कि जो एंग्लो सेक्सन एज में जो वेस्टिंग बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, कौन सा? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, उसमें जो जीतने वाले थे कौन थे? वे नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट थे। वही यहाँ पर क्या था? एंग्लो नॉर्मल के नाम से जाना जाता था। जो इनका काल था वो 1066 से 1340 था। 1340 था। अब बात थी कि यहाँ पर नोट के रूप में दिया गया है, यानी कि एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन बिफोर प्री चौसर एज। यानी कि एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन, यानी कि जो ये क्या कहलाता है, यानी कि चौसर एज थी। चौसर एज की शुरुआत अब आगे पढ़ेंगे। यानी कि चौसर एज 1340 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। जो इससे पहले यानी कि 500 से 1066 और 1066 से 1340, इन दोनों को यानी कि एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मल को प्री चौसर एज के नाम से जाना जाता है। अगला है, तीसरा हमारा आता है द एज ऑफ चौसर। कौन सा? द एज ऑफ चौसर। जो द एज ऑफ चौसर है इसका जो कार्यकाल है, जो इसका पीरियड टाइम है वो है 1340 से कितना? 1340 से 1340 से 1340 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसी की बात करें तो शताब्दी के रूप में देखें तो 14वीं शताब्दी को इसमें शो किया गया है। कौन सी? 14वीं शताब्दी। अब बात करते हैं कि यानी कि जो 1340 है, 1340 में बर्थ ऑफ चौसर, यानी कि 1340 जो ईस्वी था उसमें चौसर का जन्म हुआ था। और 1400 में उसकी क्या हो गई थी? डेथ ऑफ चौसर। यानी कि 1400 ईस्वी में चौसर की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि जो चौसर है, यानी कि जो चौसर जोफ्री चौसर है, कौन था ये? जोफ्री चौसर। इस जोफ्री चौसर को इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से कौन जाना जाता है? जोफ्री चौसर को नाम से जाना। अब बात करते हैं द एज ऑफ चौसर था, उस समय वहाँ का जो शासक था, यानी कि जब वहाँ पर जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो चौसर बना था, उस समय चौसर एज में जो राजा था उस समय एडवर्ड थर्ड था, जो उसका शासन था। किसका शासन था? एडवर्ड थर्ड का वहाँ पर शासन था। वहाँ पर इसका शासन था 1327 से 1377 के मध्य तक उसका शासन था। आगे बात करते हैं कि द एज ऑफ चौसर था। एज ऑफ चौसर में ही 1346 में, कौन सी में? 1346 में
बैटल ऑफ क्रेसी का युद्ध हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ क्रेसी हुआ 1346 में। इसी में चौसर एज में ही एक और युद्ध था 1356 में, बैटल ऑफ पोसिटियर्स। कौन सा था? पोसिटियर्स, यानी कि 1356 में बैटल ऑफ पोसिटियर्स नामक एक युद्ध और हुआ था। अब बात करते हैं द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर की बात करें 1340 से 1400 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी के रूप में। 1340 में बर्थ ऑफ चौसर का हुआ था और 1400 में डेथ ऑफ चौसर, यानी कि चौसर की मृत्यु हुई थी। और इसी को यानी कि चौसर को इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं चौथा है हमारा चौथा है द एज ऑफ टोटल्स मिसेलेनी, यानी कि द एज ऑफ टोटल्स मिसेलेनी है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1400 से 1557। कितना? 1400 से 1557। आगे पढ़ते हैं 500 से 1066। कौन सा? एंग्लो सेक्शन एज। 1066 से 1340 कितना? कौन सा था? नॉर्मन। 1340 से 1400 द एज ऑफ चौसर। कौन सा था? द एज ऑफ चौसर। और 1400 से 1557 कितना? 1400 से 1557 द एज ऑफ टोटल्स मिशनरी। अब यहाँ पर द एज ऑफ टोटल्स जो मिशनरी है, इसके जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसके जो कार्य अंदर जो प्रोग्राम होता है वो देखते हैं। यानी कि 1400 से 1456 के जो टाइम पीरियड है, इसको इंग्लिश लिटरेचर का क्या कहते हैं? बेरन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरन पीरियड कहते हैं। यानी कि 1400 से 1456 के जो काल था उसको इंग्लिश लिटरेचर का बेरियन पीरियड कहा जाता है। अब बात करती है जो 1557 है, यानी कि 1557 क्या था इसका? यानी कि टोटल मिशनरी जो एज था उसका जो एंड था, यानी कि 1557 उस समय टोटल जो मिशनरी नामक जो व्यक्ति था, जो कौन था? एक पब्लिशर था, यानी कि एक पब्लिशर था। उन्होंने एक सॉन्ग एंड सोनेट्स नाम का एक ओरिजिनल टाइटल को क्या किया था? पब्लिश किया था। यानी कि सॉन्ग एंड सोनेट्स नाम का एक ओरिजिनल टाइटल था, उसको इसने पब्लिश किया था। यहाँ पर जो सॉन्ग एंड जो सोनेट है, यानी कि सॉन्ग और जो सोनेट है, इसको पब्लिश किसने किया था? टोटल्स मिशनरी ने किया था। कब किया था? 5 जून 1557 को। यानी कि जो सॉन्ग एंड सोनेट्स है, इसको पब्लिश किसने किया था? टोटल्स मिशनरी ने किया था। कब किया था? 5 जून 1557 को। जो सॉन्ग एंड जो सोनेट है, इसका जो इसमें बात करते हैं कि द वॉल्यूम, ये क्या है? एक वॉल्यूम है। इसमें कंसिस्ट ऑफ 2071 पोइम, यानी कि इसमें 271 जो कविताएं थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। जो सॉन्ग ऑफ सोनेट है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? किसके पब्लिश किया गया था? टोटल्स मिसलेनी के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसमें कितनी पोएमों का संकलन किया गया है? 271 पोएमों का संकलन किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सॉन्ग एंड जो सोनेट है, यानी कि जो सॉन्ग एंड सोनेट है, इसको जो लिखने वाले थे कौन थे? एक तो थॉमस वाइट है और एक अर्ल ऑफ सरे। यानी कि थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे ये क्या था? इसको सॉन्ग एंड सोनेट को लिखने वाले थे। आगे है टोटल्स मिशनरी, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कौन था? एक द नेम ऑफ पब्लिशर था, यानी कि एक पब्लिशर का नाम है। कौन था? टोटल्स मिशनरी था, जिसने किसको पब्लिश किया था? सॉन्ग एंड सोनेट्स। कब किया था? 5 जून 1557 को। किसमें किया था? इसमें कितनी पोएमों का संकलन किया? 271 पोएम को किया था। सॉन्ग एंड सोनेट किसने लिखे थे? रिटन किसने लिखे थे? थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे ने लिखे थे। आगे पढ़ते हैं। इसका अगला 5वां एज है। कौन सा एज है? 5वां एज है द एलिजाबेथन एज। द एलिजाबेथन एज। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमने पहले पढ़ा 500 से 1066। 1066 कौन सा हिस्सा? 1066, यानी 500 से 1066 एंग्लो सेक्शन। उसके बाद में 1066 से 1340 एंग्लो नॉर्मन। और 1340 से 1400 कौन सा एज ऑफ चौसर। और 1400 से 1557 कौन सा? टोटल्स मिशनरी एज। और 1557 तक था। उसके बाद में 1558 से 1603, 1558 से 1603 कौन सा? द एलिजाबेथन एज। जो द एलिजाबेथन एज है, इसे द गोल्डन एज के नाम से जानते हैं।
शेक्सपियरियन एज के नाम से जानते हैं, शेक्सपियर की एज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो 1558 में जो डेट है, यानी कि जो द एलिजाबेथन एज की शुरुआत होती है 1558 से 1603 में, तो 1558 में जो डेट थी वहाँ पर क्या हुआ था कि 1558 में एलिजाबेथन कहाँ पर गद्दी पर बैठी, यानी कि शासन पर बैठी थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में। 1603 में डेथ ऑफ एलिजाबेथन, यानी कि और 1603 में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसकी गद्दी से उसके 1603 के शासन के अंत यानी उसकी मृत्यु तक एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड रहा था। यानी कि फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ ड्रामा, यानी कि जो एलिजाबेथन एज है इसमें इस एज को फर्स्ट एज ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता है, इसे सेकंड ग्रेट एज ऑफ पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में, यहाँ पर जो एलिजाबेथन एज है 1558 से 1603, इसे गोल्डन एज है, गोल्डन एज। शेक्सपियरियन एज 1558 एलिजाबेथन शासन पर विराजमान थी, 1603 में एलिजाबेथन की मृत्यु हो गई थी। इसे एज ऑफ फर्स्ट एज ऑफ ड्रामा के नाम से और सेकंड एज ऑफ पोएट्री के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो एलिजाबेथन है इसका पूरा विस्तार हम आगे करेंगे विस्तार से। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका लिटरेचर हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड काल के अकॉर्डिंग इनको किस तरह से विस्तृत किया जाए। आगे पढ़ते हैं। छठा है हमारा जेकोबियन एज। कौन सा है? जेकोबियन एज। जेकोबियन एज कब से शुरू हुआ था? 1603 से 1625। कब से? 1603 से 1625 जेकोबियन एज का टाइम पीरियड था। 1603 में जेम्स फर्स्ट यानी कि जेकब नाम का एक व्यक्ति था जो क्या था, वहां पर सिंहासन पर बैठा था उसे, और 1625 में जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर जेकोबियन एज का जो टाइम पीरियड था वो 1603 से 1625। 1603 में वहां पर कौन शासक बना था? जेम्स फर्स्ट शासक बना था, और 1625 में वहां पर जो शासक बना था जेम्स फर्स्ट, उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं कैरोलाइन एज। सातवां है हमारा कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज का टाइम पीरियड है 1625 से 1649। कितना? 1625 से 1649। 1625 में था 1625 में वहां पर चार्ल्स फर्स्ट, यानी कि वहां पर 1625 में 1625 में यहाँ पर कौन शासक बनता है? 1625 में वहां पर किसकी मृत्यु हुई थी? जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हुई थी। जबकि 1625 में कैरोलाइन एज में कौन शासक बना था? चार्ल्स फर्स्ट, जिसे कैरोल के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स फर्स्ट शासक बना था जिसे कैरोल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो कैरोलाइन एज था, यहाँ पर इसमें ये कैरोलाइन एज कब से चला? 1625 से 1649 तक चला। जो 1642 से और 1649 के मध्य, यानी कि 1642 से 1649 के मध्य एक सिविल वार हुआ, यानी कि एक सिविल वार हुआ, यानी कि एक गृह युद्ध हुआ। कौन सा? एक सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ। जो वहां पर दो पार्टी थी, एक तो टोरिस और एक विक्स। जो टोरिस थी वो राजतंत्र था, वो केवलियर के रूप में था, और जो विक्स था वो कौन था? लोकतंत्र के रूप में था। अब पूछा जाता है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि यानी कि राउंडेड, यानी कि विंग्स राउंडेड किसे जाना जाता है? यानी कि विंग्स राउंडेड किसे जाना जाता है? तो विंग्स राउंडेड के नाम से जाना जाता है मिल्टन को। किसको? मिल्टन को। तो कैरोलाइन एज में क्वेश्चन बनता है कि 1625 में कौन शासक बना था? चार्ल्स फर्स्ट बना, जिसे कैरोल के नाम से जाना जाता है। 1642 से 1649 के मध्य एक सिविल वार हुआ, दो पार्टियों के मध्य हुआ था, टोरिस और विक्स। टोरिस राजतंत्र था और विक्स लोकतंत्र था। जो टोरिस राजतंत्र था वो केवलियर के रूप में जाना जाता था, और जो विक्स था वो एक लोकतंत्र था। जो विक्स राउंडेड था वो कौन था? मिल्टन था। आगे पढ़ते हैं कि 1649 जो कैरोलाइन एज का जो टाइम पीरियड का जो एंड है 1649, उस 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ते हैं हम आठवां एज, द कॉमनवेल्थ एज। कौन सा? द कॉमनवेल्थ एज। या कॉमनवेल्थ एज वही बात होती है कि यहाँ पर जो कैरोलाइन एज का टाइम पीरियड का एंड कौन सा था? 1649। तो कॉमनवेल्थ एज की शुरुआत 1649 से 1660 में मानी जाती है। कहाँ से? 1649 से 1660। यानी कि 1649 में यहाँ पर ओलिवर क्रोमवेल, कौन? ओलिवर क्रोमवेल रेन यानी कि शासक बनता है। कौन? ओलिवर क्रोमवेल शासक बनता है, जिसे द कॉमनवेल्थ एज को
प्यूरिशन एज द एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, द क्रोम जो कॉमनवेल्थ है जिसे प्यूरिशन एज द एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं हम नवी एज। नवी एज है हमारी रेस्टोरेशन एज। कौन सी है? रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज की शुरुआत 1660 से 1700 के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1660 से 1700 के मध्य। इसे रेस्टोरेशन एज को द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। अब बात है कि यहाँ पर जो रेस्टोरेशन हुआ इसका नाम है रेस्टोरेशन या द एज ऑफ ड्राइडन। यहाँ पर रेस्टोरेशन यानी किसका रेस्टोरेशन हुआ था? तो रेस्टोरेशन हुआ था यानी कि 1660 में द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। किसका हुआ था? मोनार्की चार्ल्स सेकंड, यानी कि फ्रांस के एक राजा थे चार्ल्स सेकंड, उसका वहां पर क्या हुआ था? रेस्टोरेशन हुआ था। किसका हुआ था? यानी कि चार्ल्स सेकंड का यहाँ पर शासन हुआ था। अब यहाँ पर पहला था चार्ल्स फर्स्ट, एक था चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट किस में था? चार्ल्स फर्स्ट किस में था? चार्ल्स फर्स्ट था कैरोलाइन एज में। किस में था? कैरोलाइन एज में, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? जिसकी मृत्यु थी 1649 में। कब हुई थी? 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो 1660 था वो 1660 में फिर यहाँ पर चार्ल्स सेकंड फ्रांस के जो राजा था उनका क्या हुआ था? यहाँ पर रेस्टोरेशन हुआ था, इसलिए इसको रेस्टोरेशन या एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। और 1700 में यानी कि 1700 ईस्वी में यहाँ पे रेस्टोरेशन 1660 से 1700 ईस्वी तक चला। इसे एज ऑफ ड्राइडन और इसे एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना था। यानी कि 1700 ईस्वी में यानी कि ड्राइडन की हो जाती है मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1700 ईस्वी में वो ड्राइडन की मृत्यु हो जाती है। आगे है 10वां द ऑगस्टन एज। किसना? कौन सा? ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1700 से 1745। कितना? 1700 से 1745 किसका है? ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड है। ऑगस्टन एज को द एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? द एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1745 में जो ऑगस्टन एज का जो एंड था उसमें वहां पर जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो जाती है। ये कई बार पूछा गया है कि द ऑगस्टन एज था उसका टाइम पीरियड का जो एंड था 1745, उसमें किस व्यक्ति की किस राइटर की मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? जोनाथन स्विफ्ट की। यहाँ पर पोप मत कर देना। क्या मत कर देना? पोप। किसकी हुई थी? जोनाथन स्विफ्ट की हुई थी। आगे पढ़ते हैं। अब आगे नोट डाल के लिखा गया है कि यहाँ पर यानी कि हमने पढ़ा था एक तो द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड कौन सा था? 1660 से 1700। और एक पढ़ा हमने द ऑगस्टन एज यानी कि 1700 1745। इन दोनों को एजों को मिलाकर एक पीरियड बनता है न्यू क्लासिकल पीरियड। कौन सा? न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड को द एनलाइनमेंट और पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। आगे है हमारा 11वां है द प्री रोमांटिक एज। प्री रोमांटिक एज में कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्री रोमांटिक एज 1745 से 1798 में इसका टाइम पीरियड रहा, यानी कि 1745 से 1798। अब जो प्री रोमांटिक एज था वो क्या था? यानी कि जो रोमांटिक एज था, जो रोमांटिक एज में जो भी कार्य होने वाले थे उन कार्यों में जो प्री रोमांटिक था उनमें क्या था? एक चिंगारी लगाने का कार्य कर रहा था। यानी कि पोइट्री एंड ए न्यू जनरेशन, यानी कि जो कविताएं थी किसकी? रोमांटिक एज की एंड न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन कौन सी थी? यानी कि जो रोमांटिक एज के जो रोमांटिक एज से पहले जो प्री रोमांटिक एज के जो जनरेशन जो पोइट थे वो पोइट्स बाज अराइजिंग, यानी कि वो उन्होंने क्या किया था? उत्थान किया था। किसका? प्री रोमांटिक एज, यानी कि रोमांटिक एज से प्री रोमांटिक एज को उसके चीज को इन्होंने अराइजिंग किया था। आगे है फिर आता है द रोमांटिक एज। कौन सा आता है? द रोमांटिक एज। यहाँ पर जो रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से 1832 या 1837 के नाम से जाना जाता है। जो रोमांटिक पीरियड है, एक तो यहाँ शुरुआत किससे होती है? 1798 से इसकी शुरुआत होती है। 1798 इसका एंड 1832 भी दिया गया है कहीं पर और 1837 भी दिए गए हैं, अधिकांश लेकिन 1837 ही ध्यान रखना है। द एज ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो रोमांटिक एज है जो रोमांटिक एज है इससे द एज ऑफ बर्ड्स के नाम से जाना जाता है।
यानी कि जो रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी 1798 में, तो 1798 में एक जो 1798 में एक महान चीज का यहाँ पर उपयोग किया गया था, लिरिकल बेलेट्स। जो लिरिकल बेलेट थे, क्या था, लिरिकल। 1798 में लिरिकल बेलेट को पब्लिश किया गया था किनके द्वारा, यानी कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के द्वारा यहाँ पर लिरिकल बेलेट्स को पब्लिश किया गया था। जो लिरिकल बेलेट था इसमें 23 पोएम को संकलन किया गया था। कितनी, 23 पोएम, यानी कि 23 पोएम थी किसमें, लिरिकल बेलेट में। जो लिरिकल बेलेट था उसमें 19 पोएम को तो किसने लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और 4 पीएम यानी कि 4 कविताओं को कोलरिज के द्वारा लिखा गया था। लिरिकल बेलेट, लिरिकल बेलेट कब लिखा था, 1798 में। किसने, किन किन के द्वारा लिखा, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के द्वारा इसे लिखा गया था। कब इसमें कितनी पोएम थे, 23 पोएम थी। वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोएम लिखी थी, 19 लिखी, और कोलरिज ने 4 पोएम लिखी। यहाँ पर जो द रोमांटिक एज था, क्या, द रोमांटिक एज है, इसका जो टाइम पीरियड 1798 से 1832, जो 1832 था, उस 1832 में यहाँ पर एक रिफॉर्म एक्ट हुआ था। कौन सा, रिफॉर्म एक्ट। जो रिफॉर्म एक्ट में वहाँ पर जो रोमांटिक एज के जो सोशल थे उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ों का रखा गया था। लेकिन 1832 में ध्यान रखना, एक चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया था, वुमेन्स वोटिंग, यानी कि वुमेन्स वोटिंग राइट का इसमें प्रयोग नहीं किया गया था, कहीं भी ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। अब ये है कि ये रोमांटिक जो एज है, जो रोमांटिक एज है वह रिएक्शन, यानी किसके प्रति प्रतिक्रिया है, किसके प्रति प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर एक तो रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन किसको कहता है, एज ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज किस नाम से जाता है, एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज में किसकी मृत्यु हुई थी, ड्रैगन की मृत्यु। और ऑगस्टन एज में किसकी मृत्यु हुई थी, जोनाथन स्विफ्ट की मृत्यु हुई। पोप की मत कर देना, किसकी हुई थी, जोनाथन स्विफ्ट की मृत्यु हुई। यानी कि रेस्टोरेशन एज और ऑगस्टन एज का जो रिएक्शन है वो किसे जाना जाता है, रोमांटिक एज को जाना जाता है। आगे है विक्टोरियन एज, द विक्टोरियन। विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1837 से 1901 है। कितना, 1837 से 1901। इसका विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1837 से 1901 है। इसे द एज ऑफ टेनिसन के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1837 में, यानी कि किंग विक्टोरिया वहां पर शासन पर विराजमान हुई थी। यानी कि 1837, कब, 1837 में क्वीन विक्टोरिया शासन पर विराजमान हुई। अब यहाँ पर पढ़ा हमने द रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड हमने माना था 1798 से 1832, कौन सा माना था, 1798 से 1832। लेकिन वहां पर रोमांटिक एज का टाइम पीरियड तो 1832 में समाप्त हो गया है। लेकिन वहां उसके बाद में जो 5 ईयर्स बचते हैं 1837, विक्टोरियन एज की पीरियड की तो शुरुआत 1837 में करनी है। लेकिन वहां पर जो रोमांटिक एज है उसका टाइम पीरियड 1798 में शुरू करके 1832 में वहां पर रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से जो भी सुधार हुआ था, जो 1837 तक चले। तो 1837 से वहां पर विक्टोरियन एज की शुरुआत को माना जाता है। फिर आता है यहाँ पर 1901 में विक्टोरिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार विक्टोरियन एज का एंड भी हो जाता है। फिर आता है मॉडर्न एज। कौन सा, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की शुरुआत 1901 से 1945 के रूप में माना जाता है। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर किया गया था। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो हम इनको क्रमवार से तौर से एडजस्ट करके पढ़ रहे हैं। आगे है, लास्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्न एज। कौन सा, पोस्ट मॉडर्न एज। 1945 से वर्तमान तक ये पोस्ट मॉडर्न एज की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पूरे एजों को, थोड़ा रिकॉल करते हैं हम तुम्हारा पूरा। पहली बार तो हमने पहला पढ़ा एंग्लो सेक्शन। कौन सा, एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन की शुरुआत कब हुई थी, 500 से, यानी कि 450 या 500 से 1066। 1066 में कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। उसमें किसने जीत की थी, विक्टोरिया कौन थे, नॉर्मन थे। आगे पढ़ा था हमने एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन कौन था, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जीत के आए थे, उन्होंने और एंग्लो नॉर्मन का शासन पीरियड कितना था, 1066 से 1340। तीसरा पढ़ा था हमने द एज ऑफ चौसर, यानी कि द एज ऑफ चौसर। अब बात करते हैं कि प्री चौसर कौन से थे, प्री चौसर 2 थे, एज एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन। तीसरा हमने पढ़ा द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का जो टाइम पीरियड था
1340 से 1400, यानी कि चौसर को किस नाम से जाना था? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता। चौथा पढ़ा हमने द एज ऑफ टोटल मशीनरी। कौन सा? द टोटल्स ऑफ मशीनरी। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1400 से 1557। कौन सा? 1400 से 1557। 1400 से 1556 को इंग्लिश लिटरेचर का क्या कहलाता है? बेरन पीरियड कहलाता था। और 1557 तुम्हें पता क्या था? सॉन्ग ऑफ सोनेट था, जो किसने पब्लिश किया था? टोटल्स मशीनरी पीरियड था 5 जून 1557 को। इसको लिखने वाले कौन थे? दो थे, थॉम अर्लोप सर्ले और थॉमस बाइट इसको लिखने वाले थे। पांचवा पढ़ा था हमने द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड कितना था? 1558 से 1603। इसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था। फिर पढ़ा हमने द जेकोबियन एज। जेकोबियन एज का टाइम पीरियड कितना था? 1603 से 1625। इसमें कौन शासक बना था? जेम्स फर्स्ट इसमें शासक बना था। फिर पढ़ा हमने द कैरोलाइन एज। कैरोलाइन के एज टाइम पीरियड कितना था? 1625 से 1649। इस समय कौन शासक बना था? चार्ल्स फर्स्ट शासक बना था। इसमें सिविल वार हुआ था 1642 से 1649। कौन थे? यानी कि टोरिस और विक्स के नाम से हुआ था। टोरिस तो जो राजतंत्र था उसमें कैरोलाइन था, जो विक्स था जो लोकतंत्र था उसमें जो राउंडेड का काम किया था कुछ नहीं किया था, मिल्टन ने किया था। आगे पढ़ा हमने कॉमनवेल्थ एज। कौन सा? कॉमनवेल्थ एज। इसे 1649 से 1660। इसमें ओलिवर क्रोमवेल शासक बना था। फिर पढ़ा हमने द एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700। इसमें रेस्टोरेशन एज, इसे रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना था। इसमें किसका रेस्टोरेशन हुआ था? चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ था। फिर पढ़ा हमने द एज ऑफ पोप या ऑगस्टन एज। कब किसका टाइम पीरियड था? 1700 1745। फिर पढ़ा हमने था प्री रोमांटिक एज 1745 से 1798। इसका काम क्या था? रोमांटिक एज में जो भी कार्य होने वाले थे उनको चिंगारी लगाना। फिर पढ़ा हमने था रोमांटिक एज 1798 से 1837 या 1832। इसी वर्ड्सवर्थ के एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना था। इसमें एक कार्य होता 1798 में लिरिकल वेरिएंट जिनको लिखने वाले थे वर्ड्सवर्थ और कोलरिज थे। लिरिकल वेरिएंट में 23 पोइम का सिलेक्शन था, 23 पोइम का सिलेक्शन था, जिसमें 19 तो वर्ड्सवर्थ निकली और 4 कोलरिज के द्वारा लिखी गई थी। फिर पढ़ा हमने द विक्टोरियन एज 1837 से 1901। इसे एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी जाना जाता। फिर पढ़ा हमने 1837 से 1901। फिर पढ़ा हमने मॉडर्न एज 1901 से 1945, जिसमें 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर था। फिर पढ़ा हमने पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से वर्तमान थे। फिर अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जो भी मेन जो भी एज सन थे उनके बारे में पढ़ते हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। ये अब यहाँ पर दे रखा है कि 500 ईस्वी में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। 500 मान सकते हैं या 450 मान सकते हैं, यानी कि इसकी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। 1066 में कौन सा हुआ था? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था। द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था। ये 1340 में चौसर का जन्म हुआ था। 1400 ईस्वी में यानी कि चौसर की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1557 में सॉन्ग्स ऑफ सोनेट को पब्लिश किया गया था। 1558 में एलिजाबेथन शासन पर बैठी थी और 1603 में एलिजाबेथन की मृत्यु हो गई थी। आगे है फिर है यानी कि 1625 में जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और 1660 में यानी कि चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ था। 1700 में ड्राइडन की मृत्यु हो जाती है और 1745 में यानी कि जोनाथन स्विफ्ट की मृत्यु हो जाती है। कौन सी एज थी ये? ऑगस्टन एज थी। 1798 में लिरिकल वेरिएंट लिखाया गया था और 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था और 1837 में सक्सेशन ऑफ विक्टोरिया यानी कि विक्टोरिया शासन पर बैठी थी और 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है और 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।